नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। 2023 के चुनाव को लेकर अब दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। आज जयस से प्रतिनिधिमंडल ने कमलनाथ से मुलाकात कर दी है, जिसके बाद चुनावी सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। पीसीसी में जयस नेताओं की मुलाकात के क्या मायने हैं, वजह अभी भी पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आ पाई है। लेकिन चुनावी साल है, प्रदेश में आदिवासियों का बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियों की नजर आदिवासियों पर है। तो चुनावी साल है और चुनावी साल में अपनी अपनी तैयारियों में सभी जुटे हुए हैं। आज जयस से प्रतिनिधिमंडल ने जो है कमलनाथ से मुलाकात की है, जिसके बाद चुनावी सरगर्मी और ज्यादा बढ़ चुकी है। पीसीसी में जयस नेताओं की मुलाकात के आखिर क्या मायने हैं, वो अभी पूरी तरह जो है खुलकर सामने नहीं आ पाए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज जयस प्रतिनिधिमंडल की कमलनाथ से मुलाकात हुई है, आखिर इसके क्या मायने हैं और कितना असर दिखेगा अगर ये दोनों साथ आते हैं तो? बिल्कुल, देखिए 2018 के अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो वहाँ पे जयस कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ नजर आया था और जयस के जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं डॉक्टर हीरालाल अलाव, वो खुद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनको जीत भी मिली थी। जयस की अगर हम बात करें तो खासतौर पर आदिवासी जो बेल्ट है और आदिवासी बेल्ट में भी जो युवा हैं आदिवासी क्षेत्रों के, उनका खासा जयस के साथ जो जुड़ाव है वो देखने को मिला है और जयस ने कई मौकों पर अपनी ताकत का लोहा भी मनवाया है। ऐसे में कांग्रेस जरूर ये चाहेगा कि जयस इस बार भी उनके साथ खड़ा हो ताकि उनको पॉलिटिकल माइलेज मिल सके और खासतौर पर आदिवासी जो इस समय मध्य प्रदेश में सियासत के केंद्र में है, क्योंकि बड़ी आबादी है आदिवासियों की, 47 जो सीटें हैं वो आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व है। हालांकि देखिए जयस का जो विभिन्न प्रतिनिधि मंडल हैं उनकी कुछ चरणों की मुलाकात जरूर कांग्रेस के साथ हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जयस ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का सीटों का बंटवारा या फिर अन्य कुछ जो मुद्दे होते हैं उन पर कोई ऑफिशियली सहमति नहीं बनी है और ना ही कांग्रेस की ओर से अभी इस तरीके के कोई बयान जारी किया गया है ऑफिशियली कि जयस कांग्रेस के साथ संगठनात्मक रूप से जुड़कर चुनाव लड़ रहा है या फिर अन्य किसी तरीके से। तो इसको लेकर अभी और भी ज्यादा परतें खुलना बाकी हैं, अभी और भी ज्यादा जो सवाल है उनका जवाब आना बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस की ये कोशिश जरूर रहेगी कि जयस का समर्थन उससे मिले ताकि पॉलिटिकल माइलेज जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल सके। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ स्थिति बनती है, क्योंकि देखिए अभी दोनों ही संगठनों की ओर से कोई किसी भी तरीके की औपचारिक जो घोषणा है वो नहीं की गई है। हालांकि आज जयस के कुछ कार्यकर्ता जरूर पीसीसी में कमलनाथ के पास गए थे, उनसे मुलाकात भी हुई और इसके बाद कांग्रेस ने ये दावा जरूर किया है कि जयस ने कमलनाथ की का जो नेतृत्व है उस पर भरोसा जताया है। लेकिन जब तक जयस के जो मुख्य पदाधिकारी हैं, संरक्षक हैं, चाहे वो डॉक्टर हीरालाल अलाव हो या फिर अन्य जो नेता हैं वो जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी करते हैं तो इस बात की जो पूरी पुष्टि के साथ जो स्वीकृति है वो उसको फिलहाल नहीं माना जा सकता है। और अगर जयस की हम बात करें तो जयस का ये कहना है कि हम आदिवासियों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो दल आदिवासियों के लिए बेहतर रूप से काम करेगा उसके साथ वो जा सकते हैं। एक ओपन फोरम उन्होंने कहीं ना कहीं रखा है, लेकिन स्थिति अभी पूरी तरह से किसी भी स्तर पर स्पष्ट नहीं हो सके। जी ऋतु, 2018 की हम बात करें तो तब भी आदिवासी वोट बैंक अच्छा खासा था और माफ कीजिएगा, तब 2018 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अच्छा खासा बढ़त बनाई थी आदिवासियों पर और कहीं ना कहीं एक इमेज बन गई थी। उसके बाद अगर हम अभी की बात करें तो लगातार जिस तरह से काम बीजेपी द्वारा किए जा रहे हैं और लगातार जो खिसकती जमीन थी उसे वापस लाया जा रहा है, बीजेपी द्वारा जो काम किए जा रहे हैं आदिवासियों के लिए, तो क्या रुख अभी आप जयस का बीजेपी के लिए देख रहे हैं? देखिए ऋतु, 2018 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो निश्चित तौर पर यह सच्चाई है कि कांग्रेस ने ज्यादातर जो आदिवासी वर्ग के लिए जो सीट्स रिजर्व हैं 47 में से ज्यादातर सीटें कांग्रेस ने जीती थी और यही वजह थी कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। और अभी भी ये बात बहुत हद तक तय है कि जिसके साथ प्रदेश का आदिवासी वर्ग होगा वो सत्ता के काफी ज्यादा करीब होगा, वो सत्ता की दौड़ में जीतने के लिए एक दमदार दावेदार के रूप में देखा जा सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी भी पूरे दमखम के
साथ आदिवासी वर्ग को साधने में जुटी हुई है, चाहे विभिन्न कार्यक्रमों की बात की जाए जो संगठन के तौर पर चल रहे हैं, या फिर सरकार जो कुछ योजनाएं आदिवासी वर्ग के लिए ला रही है और उनको सीधे सरकार के साथ जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो कुछ भी योजनाएं चलाई जा रही, जो कुछ भी काम किए जा रहे हैं, इनका असर कितना होता है आदिवासी वर्ग में, सरकार की योजनाओं को लाभ कितना पहुंच पाता है और उन योजनाओं से और सरकार के कामकाज से आदिवासी वर्ग कितना प्रभावित होता है और सरकार के साथ चुनाव में खड़ा हुआ नजर आता है या नहीं आता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरी रणनीति के तहत बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आदिवासियों को साधने में पूरी ताकत के साथ जुड़े हुए हैं और न सिर्फ आदिवासियों को बल्कि जो संगठन आदिवासियों से जुड़े हुए हैं उन तक भी अपनी रीच बनाने की कोशिश जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के द्वारा की जा रही है। दोनों ही दल के तमाम बड़े नेता, चाहे हम कांग्रेस से कमलनाथ की बात कर लें या फिर बीजेपी से वी.डी. शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, लगातार आदिवासी क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां पे दौरे कर रहे हैं, आदिवासी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, आदिवासी वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से पूरी रणनीति के तहत जो कोशिश है वो वहां पर की जा रही है और दोनों ही दल बहुत बेहतर रूप से इस बात को समझते हैं कि अगर प्रदेश की सत्ता को पाना है तो आदिवासियों का साथ पाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि फिलहाल जो आदिवासी वर्गों से जुड़े हुए बड़े संगठन हैं उन्होंने अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन ऋतु बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि अब चुनावों में ही जब चंद महीने का समय बाकी रह गया है तो ये सारी जो पॉलिटिकल स्थितियां हैं ये भी बहुत जल्दी स्पष्ट होती हुई दिखाई देने लगेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया वासु। राजधानी भोपाल में भीम आर्मी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी। भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पार्टी एमपी में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके लिए हम अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। न्याय के लिए हमें लाठी खाना पड़ती, जेल जाना पड़ता है। हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और बहुजनों को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। राजधानी भोपाल में आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी का जो एक कार्यक्रम है यहाँ पे आरक्षण के समर्थन में, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनसैलाब चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में आ गए। हम उन्हीं से सीधे बात करेंगे। सर, आखिरकार मकसद क्या है, क्योंकि 2023 के चुनाव है, ये कहा जा रहा है कि भीम आर्मी राजनीति कर रही है। नहीं, हम तो अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। भाई, देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए और देश में लोकतंत्र आए भी 70 साल से ज्यादा हो गए। आज भी हम अपने ही मुल्क में बुनियादी अधिकारों के लिए लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, सरकारों से। न्याय के लिए भी हमें सड़कों पे आंदोलन करना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है। अब आप और मुझे और प्रदेश की जनता को ये सोचना है कि जो सरकारें उनको बुनियादी अधिकार ही नहीं दे रही, वो उनको आगे बढ़ने के अवसर कहां से प्रदान करेगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ की और केंद्र की सरकार से कि जब बिहार में जातिगत जनगणना हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? जब प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग पड़ा है, हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, तो आप SC ST को छोड़ के बाकी लोगों के प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, भीम आर्मी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है, आखिर कितना प्रभाव ये आगामी चुनाव में डालेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ा बोर्डवेक मध्य प्रदेश में है। यही कारण है कि भीम आर्मी एक वर्ग के साथ ओबीसी, अल्पसंख्यक तमाम लोगों के साथ जो है 2023 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाहती है। यही एक मैसेज इस जनसभा से देने की कोशिश भी चंद्रशेखर आजाद ने की। हालांकि उनका ये कहना था कि जो उनकी मांगे हैं, जो उनके लोगों की मांगे हैं, जनता की मांगे हैं, जो तमाम वर्गों की मांगे हैं, उसको लेके उन्होंने सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो वो फिर से भोपाल आएंगे और इससे बड़ा प्रदर्शन राजधानी भोपाल में करेंगे। तो एक तरीके की यहाँ पे चेतावनी भी उन्होंने तमाम मांगों को लेकर दी। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मैसेज छुपा था, जो लोगों को, जो जनता को उन्होंने यहाँ पे जो लोग इस जनसभा में आए थे उनको देने की कोशिश की। यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो जो उनका मांग पत्र है, जो जिनमें तमाम बिंदु शामिल है, उसको वो अपनी पार्टी का घोषणा पत्र बनाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो तमाम लोग आए हैं वो मेरे को बताएं कि उनकी क्या क्या मांगे, उसको लेके वो अपना घोषणा पत्र बनाएंगे। क्योंकि आजाद समाज पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में हालांकि इस पार्टी का वजूद मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में सीधे तौर पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये चुनाव की लड़ाई है। लेकिन यहाँ तक बात करें कि भीम आर्मी की, आजाद
समाज पार्टी की, तो उसका अस्तित्व मध्य प्रदेश में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक को प्रभावित जरूर भीम आर्मी और उनके जो समर्थक हैं वो करते हैं, क्योंकि एक मंच था, इस मंच पे ओबीसी के लोग भी थे, जेएस के लोग भी थे, तमाम वर्ग के लोग एक बैनर तले एक मंच पर यहाँ पे नजर आए। तो मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव में जरूर अब इसका असर भी देखा जाएगा। जिस तरीके की चेतावनी अब दी गई है, तो अब ये नुकसान किसका होगा, बीजेपी का होगा वोट बैंक का या फिर कांग्रेस का होगा, ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो एक बड़ा वोट बैंक मध्य प्रदेश में है इस वर्ग का, वो किसके साथ जाना चाहेगा। क्योंकि 2018 के चुनाव के बाद जिस तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसके बाद अब तीसरा मोर्चा जो है मध्य प्रदेश में खुलने की तरफ है और आम आदमी पार्टी की भी नगरीय चुनाव में एंट्री हुई थी। तो अब कहीं ना कहीं तमाम ऐसे दल जो है वो यहाँ पे अपनी किस्मत 2023 की चुनाव में आजमाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन मुद्दे अभी से गरमाने लगे हैं। बैतूल जिले में अक्सर जातिगत समीकरणों पर चुनाव होते हैं। मतदाताओं का कहना है कि इस बार मुद्दों पर चुनाव होंगे। न्यूज 18 ने एक चाय की दुकान पर आम लोगों के मन को टटोलने की कोशिश की। आप भी देखिए। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को अभी काफी वक्त है, लेकिन चुनावी मुद्दों को लेकर सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। इस समय हम बैतूल विधानसभा में हैं, बैतूल शहर में हैं, एक चाय की दुकान पर हैं जहां बहुत सारे लोग हैं, आम लोग हैं, बाजार का दिन है। इनसे जानते हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में प्रमुख रहेंगे और मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि कब से आप मतदान करते आ रहे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे लगते हैं जो आज तक हल नहीं हुए बैतूल में, और क्या मुद्दे? भैया मुझे तो 15-20 साल हो गए हैं मतदान करते हुए, ज़्यादा हो गए हो। लेकिन क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। महंगाई कंट्रोल नहीं है और बेरोजगारी, ये जो दो मुद्दे हैं ये सबसे खतरनाक मुद्दे। बैतूल विधानसभा में बेरोजगारी, बैतूल विधानसभा में भी है। बैतूल क्या होना चाहिए? क्या वो रोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। पढ़े लिखों को घूम रहे रोड के ऊपर, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कहाँ जाते हैं यहाँ से पढ़े लिखे? यहाँ से पढ़े लिखे लोग बाहर जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं। और क्या प्रमुख मुद्दे आपको लगते हैं? भैया सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने खुलेआम इस प्रकार का प्रश्न उठाया है, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नंबर 1, विधानसभा बैतूल में सबसे पहले तो यातायात की व्यवस्था नहीं है सही, है ना, जो हर विधायक और हर सांसद अपना जवाब देते आया है। जिस प्रकार से यहाँ पे जो सड़क में बाजार लगता है, प्लस कहीं पे भी यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक नहीं है। अतिक्रमण वगैरह की भी प्रॉब्लम है यहाँ? हाँ, अतिक्रमण सबसे ज़्यादा है। कारगिल चौक से लेके बस स्टैंड तक पूरा अतिक्रमण है, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए इसके लिए? यातायात सुधारना चाहिए, जगह जगह लाल लाइट सिग्नल लगाने चाहिए। ट्रैफिक और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। आप क्या करते हैं? मैं ईंट निर्माण का कार्य करता हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको व्यापार व्यवसाय जो उद्योग है, जैसे आप ईंट का काम करते हैं, क्या प्रमुख चीज़ें मांग कर रहे हैं आप लोग और क्या होना चाहिए? महंगाई बहुत बढ़ गई है, कोयले के रेट डबल हो गए हैं और रेता के रेट, बड़े धंधे पानी में कोई दम नहीं है, बचत कुछ हो नहीं रही है, रोजगार बहुत कम चल रहा है। तो ये सारी तकलीफ़ें हैं। कब से ये मांगे चल रही है बैतूल के लोगों की और उसमें कितनी हल हो पाई है उद्योगों को लेकर? उद्योगों को लेकर चल तो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ रोजगार है या बहुत ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा है। ऐसी कोई स्थिति है नहीं यहाँ पर। रेत का भी एक मुद्दा बैतूल में काफ़ी दिनों से गरमाया हुआ है। क्या लगता है आपको, रेत किस तरह प्रभावित करेगी चुनाव को? बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। रेता के जो रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी के अंदर कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। रेता के रेट, बड़े धंधे पानी में कोई दम नहीं है, बचत कुछ हो नहीं रही है, रोजगार बहुत कम चल रहा है। तो ये सारी तकलीफ़ें हैं। कब से ये मांगे चल रही है बैतूल के लोगों की और उसमें कितनी हल हो पाई है उद्योगों को लेकर? उद्योगों को लेकर चल तो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ रोजगार है या बहुत ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा है। ऐसी कोई स्थिति है नहीं यहाँ पर। रेत का भी एक मुद्दा बैतूल में काफ़ी दिनों से गरमाया हुआ है। क्या लगता है आपको, रेत किस तरह प्रभावित करेगी चुनाव को? बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। रेता के जो रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी के अंदर कोई काम नहीं हो पा रहे हैं, ना ही कोई प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं में काम कर पा रहे हैं। रेत की वजह से रेत बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है।
सरकारी निर्माण भी रुके हुए हैं। बहुत सारे काम रुके हुए हैं और किसी जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं इसके लिए? बस वो आश्वासन देते हैं, कुछ करते नहीं है। और जिस तरह से बैतूल विधानसभा का जो इलाका है, जातिगत समीकरण भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या मुद्दे इम्पोर्टेंट रहेंगे या जातिगत समीकरण? नहीं, मुद्दे इम्पोर्टेंट है, जातिगत कोई विशेष अंतर नहीं लाएगा। मुद्दे इम्पोर्टेंट है। मुद्दे इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा कम लोगों से ही हमारी बात हो पाई, लेकिन सभी इम्पोर्टेंट मुद्दे उन्होंने बताए। रोजगार है, शिक्षा है, अतिक्रमण है और खासतौर पर रेत का एक मुद्दा है कि सरकारी निजी निर्माण रुके हुए, रेत के दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं और मुद्दे अहम रहेंगे जातिगत समीकरण से ज़्यादा। ये लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात सामने आई है। उम्मीद करते हैं हम न्यूज़ 18 के माध्यम से लगातार आपको विधानसभा चुनाव के मुद्दों से अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल जो है आज जो बात सामने आई है, इनके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके लिए हम आगे और भी लोगों से बात करते रहेंगे। फिलहाल जो है न्यूज़ 18 इस तरह के मुद्दों को लगातार उठाता रहेगा चुनाव आने तक। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।